अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। और अभी तक आपने अगर 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले जाके उसको प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो आइए देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है क्या बिंदु M, A और G एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, बिना बिंदुओं को अंकित और जोड़कर इसे जांचने की विधि बताइए। तो हमें बताना है अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं इनके, तो ये जो पॉइंट है क्या वो एक ही रेखा में बनेगी या फिर वो पॉइंट्स अलग अलग बनेंगे। तो हमें बताना है इनको क्या वो एक ही रेखा में बनेगी या नहीं बनेगी। और इसने ये भी कहा है कि बिना बिंदुओं को अंकित और जोड़कर, मतलब बिना ग्राफ पर रखे, बिना ग्राफ को यूज किए हमें बताना है कि क्या ये एक ही रेखा पर बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन उससे पहले हम इसको चेक करते हैं क्या ये एक ग्राफ पे बनेंगे। तो MAG हमारे पास, ध्यान देंगे आप, MAG। पहले हम इसको चेक करके देखते हैं क्या ये रियली में एक सीधी रेखा में है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना ग्राफ के हम कैसे इसको सीधी रेखा में प्रूफ कर सकते हैं। -3 -4, तो -3 और -4 हमारा यहां पर आ रहा है, 0 0 हमारा यहां पर आ रहा है, और G हमारा 6 8, 6 और 8 हमारा जा रहा है ऊपर। अगर हम यहां पर इसको रखते हैं तो ये एक सीधी रेखा में है। जी हाँ, ये एक सीधी रेखा में है, पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये एक सीधी रेखा में है। तो लेकिन हमें बिना ग्राफ के यूज किए बिना ही बताना है, तो ग्राफ का यूज नहीं करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास कोई सीधी रेखा है तो इसका मतलब अगर इस पे कोई पॉइंट है, मान लो कि हमारे पास A है, B है, C है, ये एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, इसके बाद हम सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझो। A और B है, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो मतलब A B हमारा 2 है, B C हमारा 3 है, तो इसका मतलब A C जो होगा वो 2 और यहां से लेके यहां तक, मतलब AB प्लस में BC होगा, मतलब AB प्लस में BC 2 प्लस में 3 इक्वल टू 7 होगा। तो मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ने पर, AB और BC को जोड़ने पर हमारा AC आ जाएगा। मतलब किन्हीं दो को जोड़ने पर, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर एक के बराबर हो जाएगा AC के, मतलब AB, BC और AC। इस तरीके से हमारे पास 3 रेखाएं बनती है, एक तो AB बनता है रेखाखंड, एक BC बनता है रेखाखंड, और एक बनता है AC रेखाखंड। तो 3 सेगमेंट बनते हैं। इन तीनों में से किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर एक के बराबर आ जाए तो वह एक सीधी रेखा में होती है। इसको कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेखीय। संरेखीय का जिक्र नहीं किया गया आपके 9th क्लास में, लेकिन इसको संरेखीय कहते हैं। तो क्या ये संरेखीय है? तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें B हमने बीच में रख दिया। अब हमें ये भी नहीं पता कि M, A और G में से बीच में कौन सा है, तो हमें ये नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम उन तीनों बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट है MAG, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर AM फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं AG, ठीक है। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे GM। GM के लिए मैं कहीं पे भी लिख देता हूं। हमें इन तीनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने हैं, मतलब हमने लेट कर लिया कि एक A है, एक M है और एक G है। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सपोज दैट कि कोई दो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको नाम देते हैं हम x1 y1। इसमें से जो हमारे पास पॉइंट है वो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, कुछ भी नाम दे दो, x1 y1 या x2 y2, और ये हमारा है x2 y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। अगर दूरी आ गई 7 तो वही 7 इन दोनों की लेंथ होती है, याद रहेगा। तो दूरी सूत्र से हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसको रखना है हमें रूट के अंदर। अब देखो x1 और x2 तो हम a1 और हम a1 में फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूले को लिख लेना, उसके बाद सॉल्यूशन करना। तो am, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये x1 है, ये हमारा x2 है, ये y1 है, y2 है। तो x1 y1 x2 y2, x1 में से x2 माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देंगे कि 3 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और माइनस के 3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा।
मतलब प्लस का ही, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, मतलब माइनस का निशान नहीं आता है जब स्क्वायर कर, मतलब माइनस का निशान नहीं आता है जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं। तो ये आ गया हमारा 25, मतलब am 25 आ गया। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो am की वैल्यू हमारी आ गई है 5। अब हम निकालेंगे ag, अब हम ag निकालेंगे। अब ag के लिए हमको क्या करना है, a और g है, अब की बार हम x1 इसको लेट कर लेंगे, x1 x2 y1 y2, मतलब x1 y1 x2 y2, तो 0 में से 6 को माइनस करेंगे, x1 में से x2 को माइनस करेंगे तो 0 में से 6 को माइनस करेंगे, और हमारा आ जाएगा, पहले फॉर्मूला आपको हर जगह लिखना है, 0 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस में 8, 0 माइनस में 8 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये आ गया रूट में, एजी आ जाएगा हमारा 100, 36 और 64 100 होता है, एजी हमको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, हमारा एजी आ चुका है। अब हम निकालेंगे जीएम, तो जीएम के लिए हम पीछे निकालते हैं, जीएम निकालेंगे हम, जीएम तो इसको लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो हम इसको और इसको फाइंड कर रहे हैं जीएम में, ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 8 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में डाल देंगे इसको हम, जीएम हमारा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 3 9, माइनस का 9, माइनस के 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, प्लस माइनस का 8 माइनस का 4 होता है माइनस का 12, माइनस के 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, अब 225 आ गया, मतलब जीएम हमारा रूट में है, और आपको याद होना चाहिए कि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा रूट से। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, अब यहाँ पर देखेंगे एम हमारा 5 है, एजी हमारा 10 है, अगर 5 को 10 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर है, मतलब किन्हीं दो को जोड़ने पर अगर किसी एक के बराबर आ जाए तो वह एक सीधी रेखा में होती है, तो ये एक सीधी रेखा में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम प्लस एजी, एम प्लस एजी इक्वल टू जीएम, एम हमारा आया है 5 और एजी हमारा आया है 10, दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 15, मतलब 15 इक्वल टू 15 हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, दिए गए बिंदु सीधी रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से हम किसी भी तीन संख्याओं को ये प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो सीधी रेखा पर है या नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आपको ये वीडियो एक बार और रिवाइज करके देखना चाहिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब सेम पैटर्न से हमारा 7वां क्वेश्चन भी है, पर्सन 6 की विधि का उपयोग करके जांच कीजिए कि आर बी सी एक ही सीधी रेखा पर है या नहीं। अब दोनों सेट के बिंदुओं को अंकित कर अपने उत्तर जांचे, अब हमें बताना है, तो ये तो सीधी रेखा पर स्थित है, सेम पॉइंट हमारे पास दोबारा से है, आर बी सी, आर है हमारा -5 -1, बी है हमारा -2 -5 और सी है हमारा 4 -12। तो अब हमें इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए हम दोबारा वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सबसे पहले हम आर और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, आर और बी, और दूरी सूत्र आपको याद रखना है, मैं फिर से लिख देता हूं, और आप जब भी सवाल को हल करेंगे तो फॉर्मूले को सवाल के ऊपर जरूर लिखकर आपको आना है, वरना आपके नंबर कटेंगे। तो आरबी के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो आर और बी x1 x2, तो माइनस का 5, फिर ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो मैं प्लस का 2 लिख देता हूं डायरेक्ट, का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 5, तो माइनस का 1 फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो मैं सीधा प्लस लिख रहा हूं। अब 5 में से 2 गया माइनस का 3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और ये हो गया हमारा आरबी 25 रूट में, और 25 रूट से क्या आता है 5, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड,
अब हम निकालेंगे BC। BC के लिए माइनस का 2 और ये 4 है, x1 x2 माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 12 है। अगर ये माइनस का 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -5 प्लस का 12 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 4 माइनस का 2 कितना होता है, -2 -4 होता है, माइनस का 6 माइनस 6 का स्क्वायर होता है, प्लस का 36 और 12 में से 5 गया 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 हासिल गया 1 और ये 85। तो BC आया हमारा 85। अब हम निकालेंगे RC, R और C में x1 x2 -5 माइनस का 4, -5 माइनस का 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस -1 और ये माइनस का 12 है तो प्लस का हो जाएगा, -1 प्लस का 12 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा आएगा 5 -5 -4 माइनस का 9 9 81 प्लस का 12 में से 11 121, 11 का स्क्वायर 121 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 202, ये आया हमारा 202। ये रूट से बाहर आता नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं आता, लेकिन ये है 5। तो इसका मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो को जोड़ने पर 3 के बराबर नहीं हो सकते। तो हम यहां पर लिख देंगे तो हमने क्या है कि ये दिए गए बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो को जोड़ने पर किसी तीसरे के बराबर नहीं आता है, इसलिए 7वें क्वेश्चन में जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो किसी के भी बराबर नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल बिंदु को शीर्ष मानकर निम्न के शीर्षों को अंकित करें। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु त्रिभुज भी होना चाहिए। और सेकंड में हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में और दूसरा चौथे चतुर्थांश में हो, मतलब एक समकोण बनाना है मूल बिंदु को शीर्ष मानकर। तो ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन के लिए मैं आपको समझा देता हूं। ग्राफ बनेगा ऐसा, ये हमारा होता है मूल बिंदु, मतलब ओरिजिन। मूल बिंदु को शीर्ष मानकर निम्न के शीर्षों को अंकित करें। अब निम्न के शीर्ष, अब एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज अगर शीर्ष से बनाना है तो मैं समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो समकोण के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है और समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं, यहाँ पर मैं 1 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं और इनको मैं ऐसे मिला दूं तो ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज और ये भुजा बराबर हो जाएंगी, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्लॉट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। मूल बिंदु को हमने लेट कर लिया और मूल बिंदु के फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया जिसके अंदर ये वाला साइड और ये साइड बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में और दूसरा चौथे चतुर्थांश में हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तृतीय चतुर्थांश ये होता है, चतुर्थ चतुर्थांश ये होता है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ही बनाना है हमें समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। और पहले ही उसने कह रखा है कि मूल बिंदु को शीर्ष मानना है, तो मूल बिंदु को अगर मानते तो एक रेखा इधर खींचनी है और इतनी बड़ी रेखा एक इधर खींचनी है, दोनों के साइज को बराबर रखना है और इन दोनों को मिला देना है, बस बन गया। एक शीर्ष हो गया इसका तृतीय चतुर्थांश में, एक शीर्ष हो गया इसका चौथे चतुर्थांश में और एक शीर्ष तो उसने गिवन दे रखा था मूल बिंदु पे। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष उसने बोल रखा है कि मूल बिंदु पर होना चाहिए, दूसरा शीर्ष जो है वो तृतीय में होना चाहिए, तीसरा जो है वो चतुर्थ में होना चाहिए। बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। हमने इस बिंदु से एक यहाँ पर एक लाइन खींची, इतनी बड़ी रेखा हमने एक यहाँ पर खींची,
इतनी बड़ी रेखा खींचने के लिए आप सेम क्वाड्रेंट से मिला देना, जैसे यहाँ पर मतलब जो है ना -4 पे मिला दिया, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4, यहाँ +4, तो ये दोनों के दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आता है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, निम्न तालिका में बिंदु S, M और T के निर्देशांक दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या M मतलब ये S और T का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन खींची और दूरी सूत्र के बारे में मैंने बताया, दूरी सूत्र उसी तरीके से एक होता है मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस में x2 का हाफ और y1 प्लस में y2 का हाफ। इससे जो पॉइंट्स आता है उसको हम x बोलते हैं, इससे जो आता है हम उसको y बोलते हैं। तो निकल के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, y2 है। अगर इसके बीचों बीच का हम पॉइंट निकालेंगे तो लेट कर लेते वो x और y है। तो इन दोनों को मतलब x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग करने पर हमारा ये वाला x आ जाएगा, y1 और y2 को जोड़ने पर उसको 2 से भाग करने पर हमारा y आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हम किसी भी रेखा का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर उसने मध्य बिंदु ऑलरेडी गिवन दे रखा है, अब हमें यहाँ फाइंड करके बताना है कि क्या ये इसका मध्य बिंदु है या नहीं है। है तो यस लिखना है, और क्यों है उसका कारण भी देना है, मतलब यहाँ पर लिखना है हमें कारण। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इस फॉर्मूले को आप फटाक से लिख लो, ठीक है, और अपनी नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैं इतने आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन फॉर्मूलों के लिए। तो यहाँ पर S और T है, ये हो गया x1, ये हो गया x2, मध्य बिंदु तो बीच में है, मतलब एक रेखा है, S और T है, M बीच में है, तो M का x और y हमें गिवन है, वही चीज हमें बतानी है यहाँ पे कि ये मध्य बिंदु है या नहीं है। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया है, तो फर्स्ट के लिए कर रहे हैं हम, पहले -3 और इस 3 को जोड़ेंगे, बटे में 2 कर देंगे, और 0 को जोड़ेंगे, बटे में 2 कर देंगे। 3 में से 3 गया 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, 0 को 2 से भाग करेंगे 0, तो हमारा बीच वाला आएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, मतलब यस। कारण में लिख दोगे है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो हम लिख देंगे कि SM बराबर है MT, मतलब कारण में हम लिख देंगे SM बराबर में MT। तो ये इसका कारण है, फर्स्ट का हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि इसका मध्य बिंदु है। अब हम चेक करेंगे सेकंड। 2 और 4 को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 3 और 5 को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 4 2 6 बटे में 2, और ये आ जाएगा हमारा 8 बटे में 2, काट देंगे 3 आएगा, काट देंगे 4 आएगा, 3 और 4, तो ये 3 और 4 आया है। यहाँ पर भी यह मध्य बिंदु है, कारण में लिख देंगे SM, कारण में लिख देंगे SM बराबर में MT। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड वाले को करेंगे, 0 x1 x2 डिवाइड बाय 2 और 0 माइनस का 10, 0 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए माइनस का रख दिया, ये आ जाएगा 0, और 10 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस का आ रहा है और ये आप प्लस का दे रखा है, तो यह मध्य बिंदु नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, यहाँ पर SM MT के बराबर नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा ये है -8 और प्लस का 6, -8 प्लस का 6 डिवाइड बाय 2। सेकंड को चेक करेंगे, 7 माइनस में 3, 7 माइनस में 3 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे माइनस होता है, प्लस होता है। 8 में से 6 गया माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, 7 में से 3 गया 4 बटे में 2, कट गया 1, ये भी कट गया 2, माइनस का 1 और 2, तो ये भी हमारा नहीं है। SM is not equal to MT। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सवाल। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। आपके द्वारा प्राप्त संबंध का उपयोग करके B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां M A और B का मध्य बिंदु है। तो हमारे पास M जो है वो मध्य बिंदु है,
जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है माइनस का 7 और माइनस का प्लस का 1। ए पता है हमें 3 और माइनस का 4, ये हमारा ए है। और बी हमें पता है x और y है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमारे को मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो पता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मध्य, जो कि होता है x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2, जो भी हमने पढ़ा था। तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो m है -7 और 1, जो कि a और b का मध्य बिंदु है, मतलब जो x1 और जब हम x2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा x जो है वो x2 है, y जो है वो y2 है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ये वाला केस जो है वो इसके बराबर है और ये वाला जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी मध्य बिंदु गिवन है। तो गिवन है तो ये इसके बराबर है। तो हम क्या करते हैं, -7 के बराबर में रख देते हैं इसको, डिवाइड बाय 2, और 1 के बराबर में रख देते हैं y1 और y2। तो इस तरीके से -7 इक्वल टू x1 है हमारा 3 प्लस x2 है हमारा x डिवाइड बाय 2, 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 14, 3 प्लस में x, अब हम x को यहीं रहने देंगे और 3 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3, जो कि बनता है माइनस का 17। तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब यहाँ पर 2 को भेजेंगे इधर, y की वैल्यू निकालेंगे। y1 है हमारा माइनस का 4 प्लस y2 है हमारा ओनली y डिवाइड बाय 2, यहाँ पर 1 है, 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 प्लस में y को यहीं रहने देंगे, 4 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, जो कि आएगा 6। 4 और 2 6, y का मान निकाल लिया। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, b की वैल्यू है x और y, मतलब माइनस का 17 और 6। तो इस तरीके से हम इसको करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मान लीजिए P और Q AB के त्रिभाजन बिंदु है, मतलब AB एक लाइन है AB और P और Q जो है वो इसको 3 भागों में बांट रही है, जहां P A के पास है, मतलब P A के पास है और Q B के पास है। 3 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। और सम त्रिभाजिक, मतलब त्रिभाजन का मतलब होता है समान भागों में बांटना, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा तीनों के तीनों बराबर है। ठीक है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए आप P और Q के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। इसे A 4 7 मतलब 4 और 7 हमें पता है, B 16 और माइनस का 2 हमें पता है, के लिए कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब एक चीज ध्यान दो, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा ही बराबर है, मतलब P जो है यहां पर ये P AQ का मध्य बिंदु है। उसी तरीके से इस हिस्से की बात करूं तो Q जो है वो P और B का मध्य बिंदु है। P B का मध्य बिंदु है। तो हम मध्य बिंदु फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि P जो है वो AB, मध्य बिंदु से फाइंड कर सकते हैं कि P AQ से कैसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लगाना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा माइंड, क्योंकि इसमें बनेंगे दो समीकरण, क्योंकि हमें Q नहीं पता है और यहाँ पे P भी नहीं पता है। तो जब हमें दो चीजों की वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे पास दो समीकरण होते हैं, दो समीकरण को सॉल्व करने के बाद हम उनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हमने 4 की वैल्यू, हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, P को लेट कर लेते हैं x1 y1 और Q को लेट कर लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि P AQ का मध्य बिंदु है।
तो p को रखेंगे हम यहाँ पर, जो कि x1 y1 है, 4 और x2 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 7 को और y2 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया मध्य बिंदु। अब यहाँ पर ये वाला x जो है वो इसके बराबर है, मतलब x1 है ये, तो x1 जो है हमारा 4 प्लस में x2 डिवाइड बाय 2 और y1 जो है हमारा वो 7 प्लस में y2 डिवाइड बाय 2 के बराबर है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को उधर भेज देंगे तो 2x1 इक्वल टू 4x2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 को उधर भेज देंगे, 2 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2y1 7 प्लस में y2 हो जाएगा। ठीक है, ये y2 है हमारा। अब हम दूसरी तरफ फाइंड करेंगे, ये हमारे समीकरण बन गए हैं। अब इसके अंदर देखो x1 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, y1 नहीं है, y2 नहीं है, तो अब हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, फिर उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देते रहना आप। तो हमको पता है कि q जो है वो q p b का मेरी हिंदी थोड़ी सी बेकार है तो राइटिंग पे मत जाना। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो Q मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु को तो हम यहाँ रखेंगे और अब की बार हम इस पॉइंट में x1 और 16 को जोड़ेंगे, ये हो गया इसका मध्य बिंदु, और y1 और -2 को जोड़ेंगे, -2 है तो माइनस का कर देते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पर x2 जो है वो आ जाएगा x1 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा y2 इक्वल टू y1 -2 डिवाइड बाय 2, 2 को उधर भेजेंगे 2x2 इक्वल टू x1 प्लस 16, 2 को उधर भेजेंगे 2y2 इक्वल टू y1 माइनस का 2। तो इस तरीके से हमारे समीकरण बन गए। अब इस समीकरण में आपको ध्यान देना है, जगह छोटी पड़ रही है, ठीक है, सवाल काफी बड़ा हो रहा है। यहां से हम क्या करेंगे, तो मैंने इसको कर दिया बॉक्स में बंद, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमारे पास x1 है और x2 है, यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x2 प्लस में 16, x1 की वैल्यू निकल गई। यहाँ से हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 को इधर भेज देंगे, 2y2 प्लस का 2, ये यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा और ये यहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा। अब x1 का मान हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, x1 का मान समीकरण 1, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में कैसे रखते हैं, देखो x1 का मान आया है तो यहाँ पर 2 है हमारे पास, x1 की पूरी वैल्यू को उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, 2x2 माइनस का 16 इक्वल टू 4 प्लस x2। अब इसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुना करना पड़ेगा, 4x 2 दूनी 4 x2 माइनस का 16 दूनी 32 x2। अब x2 को इधर ले आएंगे, x2 को एक तरफ कर देंगे, 4 है 32 को उधर लेके जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4 में से ये 1 होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, 4 में से 1 गया 3x2 और ये इसमें से 32 वहां जाके प्लस का हुआ है माय डियर, तो ये हमारा हो जाएगा 36 और x2 को यहीं रखेंगे, 36 3 चला जाएगा नीचे, काट देंगे 12, तो x2 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब x2 का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, इसको लेट कर लेते हैं हम समीकरण 3, इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 4, तो 4 समीकरण बनी है क्योंकि हमारे पास दो, एक x1 है, एक x2 है, एक y1 और एक y2 है, तो 4 समीकरण बनेंगे तभी 4 वैल्यूज निकलेंगी, 2 समीकरण होंगे तो 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर,
अब समीकरण 3 में रखना है। अब x2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, ये रहा हमारे पास समीकरण 3, x1 इक्वल टू 2, x2 का मान आया है 12 माइनस में 16, 12 दूनी 24 माइनस में 16, 24 में से 16 गया, हमारे पास आ जाएगा 8। तो x1 की वैल्यू हमने निकाल ली है और x2 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालेंगे। y की वैल्यू को निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख, देखो अब यहाँ से y का मान जो आया था बड़ा सा, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, तो y1 का समीकरण y1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रहा हमारा 2, y1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 2y2 प्लस का 2 इक्वल टू 7 प्लस y2, 7 प्लस y2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, y2 प्लस में 2 दूनी 4 इक्वल टू 7 प्लस में 7 y2, y2 को एक तरफ कर देंगे और 7 के साथ हम 4 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3y2, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो y2 का मान आ गया 3 बटे में 3 कट गया 1, तो y2 का मान आ गया माइनस प्लस का 1। अब लिखेंगे हम y2 का मान समीकरण 4 में रखने, चार में रखने के लिए क्या करेंगे हम, y1 इक्वल टू 2, y2 का मान आया है 1, तो y2 की जगह पे 1 y2 की जगह पे 1 रख देंगे, प्लस में 2, y1 इक्वल टू 2 एकम 2 प्लस में 2 और y1 आ गया हमारा 4। तो फाइनली हमने निकाल लिया है x1, y1, x2 और y2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 1, 2, 3 और 4। अब आंसर को यहाँ पर आंसर को लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 3 देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।